खबरें विस्तार से और बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। भीलवाड़ा से बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल में आग लगी है। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सुभाष नगर थाना अधिकारी कासोटिया ने इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा से। बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल में लगी आग, मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। दमकल को सूचना दी गई, दमकल विभाग को सूचना दी गई और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई। तीसरी मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी में सभी मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर है बांगड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा में बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल में आग। भीलवाड़ा से प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, आग के कारणों का पता चल पाया और फिलहाल क्या स्थिति? सुमित, अभी हमारी जो वहाँ एक आरपीएस प्रोबेशनर ऑफिसर है मनीष, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि जो तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया गया और जो एसपी प्रीति चंद्रा है और जो कलेक्टर है शिव प्रसाद एम नकाते हैं वहाँ घटनास्थल पर मौजूद है। इन लोगों ने बताया कि हॉस्पिटल में टोटल 52 मरीज भर्ती थे। 52 के 52 ही मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें से 2 कोविड सस्पेक्टेड मरीज भी थे। उन सभी को रामसनेही हॉस्पिटल और कृष्णा हॉस्पिटल में इस समय एडमिट करा दिया गया है। हम हमारे दर्शकों को बता दें, ये वही बांगड़ हॉस्पिटल है जिसने सबसे पहले भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण की शुरुआत इसी हॉस्पिटल से हुई थी और आज इसकी तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये भगवान का शुक्रिया है कि सारे के सारे 52 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आज जो देखा गया है कि पुलिस का रोल जो और वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ का रोल बड़ा अच्छा नजर आया। जो पुष्पा कासोटिया जो सुभाष नगर थानाधिकारी है, महिला होते हुए तुरंत वहां पहुंची और इसने पहुंचते सबसे पहले सारे कांच तोड़ दिए थे तीसरी मंजिल के, जिससे धुआं घुटने से मरीजों को तकलीफ नहीं हुई। नहीं तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। सुमित, आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से फिलहाल स्थिति? अभी आग पे पूरी तरह से काबू तो नहीं पाया गया है। 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई है, पर सबसे बड़ी बात है कि सारे 52 मरीज सुरक्षित बाहर निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है प्रमोद, तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है। प्रमोद, पहली और दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंची है ये आग? हाँ बिल्कुल, पहली और दूसरी मंजिल पर आग नहीं पहुंची थी क्योंकि यहाँ जो एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज, उनके भाई यहाँ एडमिट थे। जैसे उन्होंने धुआं देखा, उन्होंने अपने भाई को सूचना दी और इस वजह से पुलिस को बहुत तत्काल सूचना मिली। पर आज पुलिस का जो काम था वास्तव में सराहनीय था, यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी की जा रही हैं। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे का कारण बताया जा रहा है। तीसरी मंजिल पर आग लगी, 52 मरीज यहां पर थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस की मुस्तैदी के कारण, अस्पताल प्रबंधन की मुस्तैदी के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई है और तमाम मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरी मंजिल पर बांगड़ हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी की जा रही हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। खबर जोधपुर से है, जहां महात्मा गांधी अस्पताल के कैश काउंटर पर बैठे ठेका कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की। कर्मचारियों का बस इतना दोष था कि उन्होंने मरीज से अपना नंबर सही कराने के लिए कहा था, जिसके बाद मरीज के तीमारदार मौके पर पहुंचे और कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। उन्होंने मांग की है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं करेंगे। काउंटर पे ड्यूटी पे ना एजेंट नंबर गलत होने की वजह से मैंने उसको बोला था कि एजेंट नंबर गलत है, सही करा के लेकर आओ। तो ऐसे ही किया और 10-15 मिनट बाद आया। गेट दिया हुआ था, गेट गेट दिया हुआ तो गेट बजाने लगे। तो मैंने कहा खिड़की बाजा, गेट बंद है, गेट नहीं खुलेगा। तो उसने गाली गलौज करने स्टार्ट कर दी। गाली गलौज करने स्टार्ट करने के बाद मैंने उसको बोला गाली गलौज क्यों कर रहा है, तो मैंने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद उसने मारपीट करनी स्टार्ट कर दी मेरे साथ। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कौन थे ये लोग? और देखिए, ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से, ऐसे ही कुछ मरीजों के कारण अस्पताल प्रबंधन बार बार हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लोग कौन थे और अब क्या कार्रवाई इन पर की जा रही है? देखिए सुमित, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया कि ये लोग कौन थे। ये रात को किसी जो इमरजेंसी में मरीज को दिखाने के लिए आए थे
और वहाँ पे मौजूद कर्मचारी ने उनको जो है केस काउंटर पे उसकी जो है क्रम संख्या ठीक करके लाने के लिए कहा था। वो वापस डॉक्टर के पास गया, क्रम संख्या ठीक करवाई और आते ही उसने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उसके बाद जो है जैसे ही कर्मचारी ने दरवाजा खोला, वे केस काउंटर के अंदर घुस गए और उनके साथ मारपीट कर डाली। अंदाजा यही भी लगाया जा रहा है कि कोई जो इन कर्मचारियों के जो कोई परिचित भी हो सकता है और जानबूझ के इस तरह से करती गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो जांच में सामने क्या आता है, फिलहाल जो है उनकी तलाश जारी है। जी, सीसीटीवी होंगे हॉस्पिटल में, कुछ पहचान हो पाई इन लोगों की? जी, निश्चित तौर पर जो है सभी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है और फिलहाल जो है कर्मचारी को संदेश करके उनको वापस जो है काम पे लगा दिया गया है और उनकी तलाश जो है जारी है। घटना क्या थी ये चंद्रशेखर, किस वजह से हाथापाई ये मारपीट हुई? देखिए, ये 4-5 लोग आए थे और उन्होंने जो पर्ची पे लगे नंबर को लेकर जो कर्मचारी ने कहा था कि जो नंबर है वो आप ठीक करवा के लाइए, गलत लिखे हुए हैं। तो वापस गए और आते ही उन्होंने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाने के बाद उसको मजबूर किया कि वो दरवाजा खोले और फिर उसके साथ जो है कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी और वहाँ बड़ा सामान तोड़ दिया था। इसके बाद कर्मचारियों में रोष है और उन्होंने मांग की है कि जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन समझा करके काम पे लगा दिया गया है। अब ऐसे बदमाशों की तलाश जारी है और ऐसे बदमाशों की वजह से ही जो है कई बार जो है कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं और अन्य लोगों को जो है परेशानी देखनी पड़ती है। जी, ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग ये कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि इनसे समझाइश कर फिलहाल ये काम पर लौट आए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी कार्य बहिष्कार करेंगे। और कुछ लोगों ने मारपीट की, एक मामूली सी बात को लेकर मरीज की तीमारदार ये बताए जा रहे हैं। पुलिस अब जांच में जुट गई है। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश फरार। बूंदी से वारदात कर ये भाग रहे थे। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी अब चलाया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। शाकिर मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या अपडेट? देखिए, ये आज सुबह की जो है घटना है और जो करीब आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश थे जो वारदात करने के बाद में फरार हो रहे थे और पुलिस को सूचना मिली थी, तो पुलिस ने इटावा क्षेत्र में जो है नाकेबंदी करवाई थी। लेकिन बदमाशों ने जो है नाकाबंदी को तोड़ते हुए फरार हो गए और पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो पुलिस पर भी उन्होंने फायरिंग की। घटना के बाद से जो क्षेत्र के इटावा, आयाना, बुरादीप, सुल्तानपुर, इन क्षेत्रों में पुलिस की टीमें जो है दबिश दे रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करवाड़ क्षेत्र में ये अपराधी जो है कोई लूट की वारदात को अंजाम देकर के भागे हैं और इनके पास बड़ी मात्रा में पैसे भी हैं। तो पुलिस अब जो है अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी मैसेज जारी किया है, उनका हुलिया जो है वो बताया है क्षेत्र के ग्रामीणों के जो ग्रुप्स हैं उसमें। और फिलहाल पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीमें जो है वो लगातार जो है क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, आरोपी पहले एक वारदात करके फरार होते हैं और उसके बाद पुलिस पर भी जो है फायरिंग कर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है अपराधियों के जो हौसले हैं वो किस तरह से बुलंद हो रहे हैं। 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने जो है मौके से बरामद की है, जिस दौरान अपराधी फायरिंग कर भाग रहे थे, तो वो मोटरसाइकिलें जो है छोड़ भागे, लेकिन वो भागने में मौके से फरार हो गए। जी सुनिए। ठीक है, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। आबकारी विभाग जयपुर ग्रामीण ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण डीईओ बाबूलाल जाट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड नेशनल हाईवे पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके से 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टून अवैध शराब बरामद की है। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सौरभ गृहस्थी जयपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 90 लाख की शराब बरामद, किस तरह ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश भर में 1 सितंबर से 8 सितंबर तक अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं देखने को मिल रही थी। छोटी मोटी कार्रवाइयां लगातार चल रही थी, लेकिन ऐसे में सवाल उठते अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही। तो अब ये आखिरी दिन जो है वो जयपुर ग्रामीण आबकारी विभाग की ओर से ये कार्रवाई जो है वो
की गया जिससे रोड पर जी परिवार को मुखबिर ठीक है जी, ठीक है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और सिरोही से बड़ी खबर आ रही है। आबू रोड पुलिस की जुआरियों पर कार्रवाई। 1,74,000 इनके पास से जब्त किए गए हैं। 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तलहटी स्थित हिल व्यू होटल पर यह कार्रवाई की गई। एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। जिला स्पेशल टीम भी कार्रवाई में मौजूद रही। सिरोही से बड़ी खबर, एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में हुई कार्रवाई। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, क्या है पूरा मामला? जी मैं बताऊं कि सुमित की लंबे समय से पेश अड्डे की जो जिले भर में जो चल रहा था उसकी शिकायत मिली थी पुलिस अधीक्षक को। उसको लेकर स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए आज अबू रोड सदर पुलिस ने जुए की बड़ी कार्रवाई की और तलेटी की जो हिल व्यू होटल है वहां पर दबिश दी और 1,74,000 रुपए जब्त किए और 14 जुआरी गिरफ्तार किया। फिलहाल कार्रवाई की है। ठीक है, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में नर्सिंग छात्र संगठन ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कोरोना काल में सभी छात्रों को कोरोना जांच और सर्वे में लगाया गया था, जिसके कारण नर्सिंग विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। विद्यार्थियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर उनके साथ न्याय किया जाए। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग। कोई फैसिलिटी यानी कि गाइडलाइन कोई जारी नहीं हुई है। हम लगातार जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए उस दिनांक में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। 12 महीने हो गए हमें एग्जाम दिए, ना तो बैक वाले एग्जामों की डेट आई, ना कोई नई गाइडलाइन आई। सरकार ने जो है न्यूज़पेपर में प्रमोट करने की जो घोषणा की है उसके बाद आरएनसी ने कोई घोषणा नहीं की है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कल कांग्रेस ने कल के प्रदर्शनों में रणनीति थोड़ी बदल दी है। कल प्रतीकात्मक प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। 11 जिलों में धारा 144 लागू होने के बाद रणनीति में ये बदलाव किया गया है। सभी जिलों में कृषि बिल की कांग्रेसी होली जलाएंगे। केंद्रीय कार्यालयों के सामने बिल का विरोध होगा। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल, यह हल्ला बोल गोवर्धन शायद पहले की तरह होता, भीड़ जुटती, लोग इकट्ठा होते, लेकिन अब धारा 144 ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया होगा। तो 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू होने के कारण वहां पर कांग्रेस ने कल 3 जो कृषि विधेयक हैं उनके खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। 4 से 5 कार्यकर्ता वहां जाकर के और जो विधेयक हैं उनकी होली जला करके आ जाएंगे, उनको जला करके वो प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर देंगे। लेकिन बाकी जो 22 जिला मुख्यालय हैं वहां पर जिस तरह ट्रेडिशनल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होते हैं उस हिसाब से प्रदर्शन किए जाएंगे। पहले सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्रीय कार्यालयों के सामने धरना और प्रदर्शन करने का फैसला किया गया था, लेकिन रात को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें 11 जिलों में जिला मुख्यालयों पर कोरोना का ज्यादा प्रकोप होने के कारण धारा 144 लगा दी गई है। तो उसका असर इनके कांग्रेस के प्रदर्शनों पर भी 11 जिला मुख्यालयों पर पड़ेगा और वहां केवल सिंबॉलिक प्रदर्शन किए जाएंगे। और दूसरी जगह जो प्रदर्शन होंगे उनका स्वरूप क्या रहेगा? देखिए, ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वो प्रदर्शन करेंगे। तो आप समझा जा सकता है वहां पर उतनी जो भारी भीड़ प्रदर्शनों में होती है वो नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। अब हमने पिछले बार भी देखा जब प्रदर्शन होते हैं तो भीड़ तो जुटी जाती है और जो सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका आमतौर पर पालन नहीं हो पाता। कल देखना होगा 22 जिला मुख्यालयों पर किस तरह का स्वरूप रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है या नहीं होती है, रह जाती है गोवर्धन सोशल डिस्टेंसिंग। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात बढ़ते संक्रमण के बाद बढ़ी सख्ती की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कोरोना की। देश दुनिया में कोरोना अपना
कहर तेजी से बरपा रहा है। इस जानलेवा वायरस की जद में लगभग पूरी दुनिया आ चुकी है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा। इसी संकट काल में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत राज्य में किसी भी जगह 5 लोगों से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। राज्य के 11 संवेदनशील जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर अनलॉक 4 के तहत स्कूल जाने की छूट दी गई है। इस छूट में सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की छूट होगी, वो भी उनके पेरेंट्स की परमिशन पर। गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। सीएम गहलोत ने कल रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। सरकार सख्त हो गई है कोरोना को लेकर। राजधानी सहित 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग गई है। कौन कौन से वो जिला मुख्यालय हैं देख लीजिए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर जिला मुख्यालयों में धारा 144 लगा दी गई है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। अनलॉक 4 के तहत स्कूल जाने की भी छूट दी गई है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को यह छूट दी गई है। स्कूल जाने के लिए अनुमति पत्र अभिभावकों से लाना होगा। अनुमति पत्र लाना जरूरी होगा। राज्य की गृह विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। अनलॉक 4 की ये नई गाइडलाइन जारी हो गई है। स्कूल जाने की छूट दी गई है, लेकिन स्कूल जाने के लिए छात्रों को अपने पेरेंट्स का परमिशन लेटर, अनुमति पत्र लाना जरूरी होगा और शिक्षकों छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। थर्मल स्कैनिंग सबकी स्कूल में प्रवेश के समय की जाएगी। सितंबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। नियमित रूप से कंटेनमेंट जोन के स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। छात्रों और टीचर्स के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। अनुमति पत्र जरूरी होगा। थर्मल स्कैनिंग छात्रों की जाएगी। चलिए, तो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयपुर से सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। भंवर, कुछ छूट दी गई है तो कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। गाइडलाइन अनलॉक 4 की। बिल्कुल सुमित जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि छूट के साथ कुछ बंदिशें भी हैं और वो लाजमी भी हैं, क्योंकि वो रहेंगी तभी हम लोग सचेत रहेंगे। और जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई उसके तहत मैं आपको बता दूं कि 31 तारीख तक कोई भी सामाजिक और धार्मिक आयोजन नहीं होगा। खुद सरकार ने जो केंद्रीय कृषि मामलों को लेकर जो 3 मामलों पर उनका विरोध था, उसको लेकर जो प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसको भी राज्य सरकार ने और कांग्रेस ने स्थगित कर दिया है। सांकेतिक रूप से वो रहेगा, बाहर सड़कों पर कोई नहीं रहेगा, सामूहिक रूप से कोई खड़ा नहीं रहेगा। धारा 144 11 जिलों में लागू कर दी गई है। उसके तहत 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं। खासतौर पर स्कूलों की अगर बात करें तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों को स्कूल जाने और अपने टीचर से सलाह लेने में भी जो एहतियात है उनको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 6 फीट की दूरी उन्हें अपने टीचर से रखनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से एक अनुमति पत्र उन्हें लेना पड़ेगा कि वो वहाँ पर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की स्वीकृति जो है वो पेरेंट्स देंगे, उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन गाइडलाइन जो बनाई गई हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 11 जिले हैं उन जिलों के अंदर ये धारा 144 लगाई गई, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिले हैं जिनमें 144 धारा लगा दी गई है। ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। यहाँ भी धारा 144 लगाई गई है। प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, लेकिन प्रदर्शन की बात बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल खुलने की परमिशन दी है सरकार ने, अब छात्र वहां पर जाएंगे। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। ललित, जोधपुर में क्या तैयारियां? कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, स्कूल प्रबंधन की क्या तैयारियां? सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए सुमित, स्कूल प्रशासन तो लगातार मांग कर रहा था कि खोलने चाहिए, लेकिन आंकड़े जो है इसकी परमिशन नहीं देते, क्योंकि जोधपुर सबसे ज़्यादा संक्रमित संख्या जोधपुर राजस्थान में है। और ऐसे में कल 604 मरीज सामने आए, रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं। करीब 5 मरीजों की और मौत हुई है। पिछले 19 दिनों में 121 जनों की मौत हो चुकी है। और ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जोधपुर शहर में स्कूलें खोली जाए। लेकिन अब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, कल से 9वीं से 12वीं तक की जो स्कूल है वो खोलेगी। हालांकि जिला कलेक्टर हो सकता है कि इस बारे में कोई निर्देश जारी करें, लेकिन आंकड़े जो है अपने आप में डरावने वाले हैं। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा खासतौर पर बढ़ रहा है। ये एक चिंता की बात है। ऐसे में देखना है कि क्या करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है सुमित, कि प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रहा है। लोग आराम से बिना मास्क घूम रहे हैं और यही कारण है कि लगातार 600 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ज़रूरत है पुलिस प्रशासन सख्त होने की, ज़मीनी स्तर पे सख्ती की, ताकि इन आंकड़ों पर लगाम लगाया जा सके। बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, लेकिन ये दौरे और बैठकें ज़मीनी स्तर पे आंकड़ों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और ऐसे में शहरवासी अब चिंतित हैं कि आखिर इन आंकड़ों पर लगाम कब लगेगी। ठीक है, उदयपुर लिए चलते हैं। सतीश, एक तरफ धारा 144 और दूसरी तरफ स्कूल खोलने की परमिशन। छात्र जाएंगे, लेकिन एक डर दिमाग में लेकर वो स्कूल पहुंचेंगे अगर जाते हैं तो। देखिए सुमित, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। उदयपुर में भी जो 11 जिले हैं वो शामिल हैं। और अगर आप बात करेंगे तो लगातार यहाँ बढ़ता आंकड़ा प्रशासन के लिए चिंता है। 5 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दी जाएगा। इसके साथ ही सशर्त स्कूलों में किसी को आने की अनुमति होगी, यानी कोई अगर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को किसी तरह की जरूरत है पेरेंटिंग की, तो वो सशर्त लिखित में अनुमति देगा और उसके बाद किसी स्कूल में जाने की अनुमति होगी। यानी किसी भी तरह की क्लासेस यहाँ शुरू नहीं होने जा रही है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं, लगभग 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से स्कूल नहीं चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब अगर आपको बच्चे को भेजना है तो क्या भेजेंगे आप? फिलहाल अभी इस कंडीशन में तो भी भेजने के कोई पेरेंट्स रेडी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, सबको ये हल्का सा डर तो लगा ही रहता है कि बच्चों को भेजना है नहीं भेजना। और ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है वो मेरे हिसाब से अभी इतनी अच्छी चल रही है कि जरूरत नहीं है हमको कि अभी स्कूल भेजा जाए। बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताएं, कितने महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे मिस कर रहे हैं? और अभी ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसी चल रही है? ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं और हमें स्कूल गए 6 मंथ्स हो चुके हैं, बट हम स्कूल को काफ़ी मिस कर रहे हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है कि हम एक्चुअली स्कूल में हैं, बट तो भी हम स्कूल में फिजिकली होना। दोस्तों की याद आ रही होगी, मिलना एक मन कर रहा होगा। जी हाँ, टीचर्स से, मेरे फ्रेंड्स से हम लोगों को मिलने का काफ़ी मन है। और सबसे ज़्यादा तो स्कूल की बेल हम मिस कर रहे हैं, साथ में टिफिन शेयर करना मिस कर रहे हैं। देखिए कि स्टूडेंट का दर्द है कि वो अपने स्कूल की घंटी को ज्यादा मिस करे। इसके साथ ही स्कूल किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं बात करा देते हैं। ठीक है सतीश, आप बात कीजिए, हम इस रिकॉर्डिंग को बाद में दिखाएंगे। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया। और एक खास बात ये भी, कंटेनमेंट जोन के जो स्कूल है उनको अभी खोलने की परमिशन नहीं मिली है। भंवर, सतीश और ललित, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।